क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे। ये किस तरीके का डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, इसके नाम में ही हमें समझ में आता है। पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा डिफेक्ट। मेटल्स में जो स्पेस रहता है, उनके एटम्स का अरेंजमेंट रहता है जो, वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, वो एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तो उनमें अगर सपोज हमने एक एटम ले लिया, सपोज हमने ये एटम कंसीडर कर लिया, इसके अराउंड के जो एटम्स है उनमें जो भी डिफेक्ट होगा, ये एटम सॉलिड से गायब हो जाएगा, वैकेंट स्पेस बना देगा, अदरवाइज कोई फॉरेन मतलब दूसरे एलिमेंट का कोई एटम इसमें ऐड हो जाएगा, इस तरीके का कुछ एक्टिविटी हो जाएगा इस मेटल में, एंड कुछ तो डिफेक्ट बनाएगा इस मेटल में, तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर डेफिनेशन वाइज हम देखेंगे इसको तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। When the ideal arrangement of solid is disordered around a point or atom, it is called the point defect. एक एटम के और एक पॉइंट के अराउंड जो भी डिसऑर्डर बनाएगा एटम्स में, वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसको 3 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। स्टेरियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टेरियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये 3 टाइप के मेजर क्लासिफिकेशन है इसके पॉइंट डिफेक्ट के। कौन कौन से? स्टेरियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टेरियोमेट्रिक। पॉइंट डिफेक्ट में हमने फर्स्ट टाइप कौन सा देखा था? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होता है? द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड द स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो कैटायन एंड एनायन का रेशियो है वो क्या होता है? वो इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स अनडिस्टर्ब। इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें 4 टाइप्स होते हैं: वैकेंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकलिन डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट देखेंगे वैकेंट डिफेक्ट। ये कैसे फॉर्म होता है? इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। सपोज हमने कौन सा क्रिस्टल लिया और उसमें एटम्स की अरेंजमेंट देखी, वो क्या होता है? वो सारे एटम्स जो नॉर्मली अरेंज किए जाते हैं उसमें नॉर्मली अरेंज होते हैं। सपोज यहाँ पे देखेंगे एक हमने क्रिस्टल लिया, उसके जो एटम है वो रेगुलरली ऐसे अरेंज किए गए होते हैं उसमें। तो इस वैकेंट डिफेक्ट में क्या होता है? इसमें से एक एटम अदरवाइज मोर देन वन एटम्स क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं इसमें से, यहाँ से वो रिमूव किए जाते हैं इस क्रिस्टल से। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनता है, एम्प्टी स्पेस फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? वैकेंट डिफेक्ट। फिर इस वैकेंट डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? इसमें से अभी 2 एटम रिमूव हो गए, तो क्या हो जाएगा? इसका जो मास है, इस क्रिस्टल का जो मास क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। पहले ये कॉम्पैक्टली अरेंज, ऑल एटम्स आर कॉम्पैक्टली प्रॉपरली अरेंज्ड, तो इनकी डेंसिटी क्या थी? रेगुलर थी, वो डेंसली अरेंज थे, वो कॉम्पैक्टली अरेंज थे। बट ये हमने एटम्स जो इसमें से रिमूव किए और स्पेस हो गया इसमें, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बट ये जो सारे एटम्स है जितने भी स्पेस में अरेंज थे, इतने स्पेस में एटम्स अरेंज थे, उसमें से 2 हमने एटम्स रिमूव कर दिया और स्पेस बना दिया। बट ये जो टोटल स्पेस था इन एटम्स का, इनके अरेंजमेंट के लिए जो स्पेस लग रहा था, वो तो डिक्रीज नहीं हो रहा, वो तो रिमेन एज इट इज। तो इसकी वजह से इस क्रिस्टल का वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहता है, वो रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होता है। ओनली इसका मास एंड डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ये होता है वैकेंट डिफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्या होता है? इसको समझेंगे इस डायग्राम के द्वारा। सपोज ये मेटल है और इसमें हमने क्या किया? एटम्स को अरेंज कर दिया। अब ये तो हो गया इन एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट, बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इन रेगुलर एटम में से एक एटम इस स्पेस में आके फिट हो जाता है, अरेंज कर लेता है खुद को इन एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, उसमें। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट बनता है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में थर्ड टाइप कौन सा होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट। ये क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट? इसमें क्या करते हैं हम?
नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस, इनको क्या करते हैं, एक साथ ही रिमूव करते हैं। इनको पेयर में रिमूव किया जाता है। वन पेयर अगर रिमूव होता है तो एक कैटायन एक एनायन को रिमूव करेंगे। अगर दो पेयर रिमूव करेंगे तो टू कैटायंस एंड टू एनायंस इसमें से रिमूव हो जाएंगे। वो कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अटैच होते हैं, वो बहुत टाइटली अटैच होते हैं। इनका आयोनिक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से जब भी ये रिमूव होते हैं मेटल से, क्रिस्टल से, तो ये साथ में ही रिमूव होते हैं। और इनकी वजह से जो डिफेक्ट बनता है इन रिमूवल ऑफ पेयर ऑफ आयंस की वजह से, वो जो डिफेक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर हमें ये डिफेक्ट देखना है किसी मेटल में तो कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी इसके लिए। एक एग्जांपल लेंगे, एक मेटल लेंगे, और ये जो डिफेक्ट है, ये स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वो हमें किस में दिखाई देता है, आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आयन से बनते हैं। कौन कौन से आयन, कैटायन एंड एनायन। जो भी कंपाउंड्स कैटायन एंड एनायन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और इन आयोनिक कंपाउंड में हमें स्कॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है हमें, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड निगेटिवली चार्ज आयन है वो दोनों पेयर में ही एक साथ इस मेटल से वैकेंसी बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये होते हैं हाई डिग्री आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या बताते हैं, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या, कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पॉजिटिव आयन कैटायन एंड नेगेटिव एनायन में जो भी बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए तो वो दोनों एक साथ रिमूव हो जाते हैं इस मेटल से एंड ये डिफेक्ट बनाते हैं। तो हमें इसमें मिलता है हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एनायन। एनायन मतलब कौन से आयंस, निगेटिवली चार्ज आयंस। इस डायग्राम में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सपोज हमने ये एनायन ले लिया, निगेटिवली चार्ज एटम लिया, ये जो सराउंड है कितने 4 एटम से ये सराउंडिंग है। इसके अराउंड कितने पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, 4। मतलब ये बहुत ज़्यादा एनायन कैटायन से सराउंड होगा, बहुत ज़्यादा एनायन से ये कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। यहाँ पे सेपरेटली दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से कुछ ये जो एनायन है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा, सराउंड हो जाएगा बहुत सारे कैटायन से। इसको क्या बोलेंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एनायन। एनायन जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ कैटायन से अटैच रहेगा, इसीलिए इसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दिखाई देता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने एटम से और कितने आयन से अनदर आयन से वो अटैच है, सराउंड है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एनायन का यहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, मतलब क्या, एनायन जो है बहुत सारे कैटायन से अटैच रहेगा, इसीलिए इसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर हमें इसमें कौन सा कंडीशन है, इनका जो रेशियो है इनके रेडियस का। सपोज हमने ये लिया कैटायन एंड ये लिया एनायन निगेटिवली चार्ज, ये एनायन ले लिया। अगर हम कंपेयर करेंगे इनका रेडियस, ये जो एनायन है इनका साइज जो होता है बहुत थोड़ा सा ही छोटा होता है कैटायन से। मतलब ये सपोज ये एनायन है, ये कैटायन है, इनका जो रेडियस होता है वो मोस्टली इक्वल ही रहता है। बट जो एनायन है इसका रेडियस बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहता है, जो छोटा होता है कैटायन से। इसीलिए यहाँ पे दिया है स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। इनके जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इनके रेडियस का रेशियो जो होता है ऑलमोस्ट 1 होता है, बट नॉट द 1, इट इज नॉट इक्वल टू द 1। जैसे कि हमने कैटायन का रेडियस ले लिया, सपोज ये लिया, एंड ये एनायन का रेडियस, ये इनका जो टोटल रहेगा वो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, वो ज़्यादा एक से ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा। सपोज 0.9 रहेगा, मतलब ऐसे
नियर बाय द 1 रहेगा, ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, इतना ज़्यादा इनके रेडियस के रेशो का डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सारी कंडीशन अगर हमें किसी मेटल में दिखाई देते हैं तो वो कौन सा डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, रिजल्ट ऑफ द स्कॉटकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस, हमने देखा था इसमें जो मेटल होता है इसमें से एनायंस एंड कैटायंस दोनों भी सेम नंबर में एक साथ ही इसमें से रिमूव हो जाते हैं। ये पॉजिटिवली आयन है एंड ये निगेटिवली आयन। सपोज इसमें से एक कैटायन रिमूव हो रहा है तो एक एनायन भी इसके साथ रिमूव हो जाता है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो रहे तो इस मेटल का जो मास है वो डिक्रीज होता है। बट अगर हम वॉल्यूम देखेंगे इसका, ये वॉल्यूम है, ये क्या होता है, दिस रिमेन्स सेम बिफोर रिमूवल ऑफ द आयंस एंड आफ्टर रिमूविंग द आयंस। ये इसका वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है। बट अगर आयंस इसमें से रिमूव करेंगे तो इसका मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो यही रिजल्ट मिलता है हमें फर्स्ट, एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस, however the volume remain unchanged, hence the density of substance decreases। क्या क्या डिक्रीज होता है, डेंसिटी एंड मास डिक्रीज होते हैं बट वॉल्यूम जो है वो रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट रिजल्ट हमें क्या मिलता है स्कॉटकी डिफेक्ट में से, द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन इज इक्वल। उसमें से जो कैटायन एंड एनायंस है वो सेम नंबर में रिमूव होते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या होती है, वो प्रिजर्व हो जाती है, वो इट रिमेन्स एज इट इज बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गेट रिमूव्ड फ्रॉम दैट। और ये हमें जो डिफेक्ट है वो कौन कौन से मेटल में दिखता है, सोडियम किसके क्रिस्टल्स में दिखता है, सोडियम क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। आपको ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट कौन कौन से मेटल में दिखाई देता है। तो आपको इसे ऑप्शन में दिए रहेंगे अदर 4 नेम्स हैं, इसमें से एक कौन सा तो नाम दिया रहेगा तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यह है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट है फ्रैंकलिन डिफेक्ट। अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। मतलब क्या, इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या करता है, इसके प्लेस से मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अरेंज करता है खुद को। तो इससे जो वैकेंसी बनती है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ तो कैटायन रहेगा, एक कौन सा तो यहाँ पे कैटायन रहेगा, उसने क्या किया यहाँ पे मूव होके यहाँ से आके ये इंटरस्टिशियल स्पेस में सेटल हो गया। इस तरीके के मूवमेंट से, इस कैटायन के मूवमेंट से जो भी डिफेक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इस तरीके के डिफेक्ट में क्या हो रहा है, बस कैटायंस एक प्लेस से इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो रहा है तो इसमें कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ रिमूवल ऑफ कैटायन और एनायन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ओनली द मूवमेंट ऑफ कैटायन इसमें होता है। इसकी वजह से इसकी जो स्टीरियोमेट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो जो है वो रिमेन एज इट इज। इसकी स्टाइचियोमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस क्रिस्टल की जो है वो क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। क्यों मेंटेन होती है, क्योंकि इसमें कोई भी कैटायन और एनायन हम रिमूव नहीं कर रहे, इसकी वजह से। अब कौन कौन सी कंडीशंस है, हमें अगर फ्रैंकलिन डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो ये भी जो डिफेक्ट है हमें आयोनिक कंपाउंड में ही मिलता है। जैसे हमने स्कॉटकी डिफेक्ट देखा था आयोनिक कंपाउंड में होता है, तो ये भी फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी हमें आयोनिक कंपाउंड्स में ही मिलता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें जो एनायंस एंड कैटायंस होते हैं इनका साइज जो है, इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सपोज ये कैटायन हो जाएगा तो ये इसका एनायन का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, किसमें, फ्रैंकलिन डिफेक्ट में।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है फ्रैंकलिन डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की? जो आयंस होते हैं इनमें, वो क्या, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बहुत लो होता है। मतलब क्या, सपोज ये कैटायन है तो ये एनायन है, तो फिर से इसमें कैटायन एनायन ऐसे अरेंज हो जाएगा। मतलब ये जो कैटायन और एनायन कौन सा भी आयन है जो अदर आयन से अटैच रहेगा, इनका नंबर जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत लो रहेगा। इसीलिए यहाँ पे दिया है आयंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अब रिजल्ट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रैंकलिन डिफेक्ट। मतलब क्या रिजल्ट, इसमें कौन कौन सा रिजल्ट हमें मिला। फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या मिला, हमने देखा था इसमें कोई भी एनायन और कैटायन जो है मिसिंग नहीं हो रहा, रिमूव नहीं हो रहा मेटल से। एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिसेस एज अ होल, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या, इसका जो मास है, अदरवाइज वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये तीनों भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एनायन और कैटायन को रिमूव नहीं कर रहे इसीलिए। नेक्स्ट हमें रिजल्ट क्या मिला, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस वेरी नहीं हो रहे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। इस तरीके का डिफेक्ट हमें कौन कौन से क्रिस्टल में दिखाई देता है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रुशियल है, आपको ये लर्न ही करने हैं, याद भी रखने हैं। पहले भी बोला है आपको मैंने, ये कहाँ पे पूछे जाते हैं आपको, एमसीक्यू में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट का मेटल है कि स्कॉट के डिफेक्ट में है, तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पॉइंट डिफेक्ट में नेक्स्ट डिफेक्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप कौन सा था, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है, फॉरेन एटम के अरेंजमेंट से फॉरेन एटम आने की वजह से जो इम्प्यूरिटी बनती है उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सपोज क्या करेंगे, ये एटम्स है, कौन सा तो क्रिस्टल लिया हमने, उसमें ये एटम्स अरेंज कर दिए, और हमें क्या करना है, अब इसमें से क्या करना है, एक एटम को रिमूव करना है, एंड इसमें हमें इसकी प्लेस में अदर टाइप ऑफ एटम को इसमें अरेंज करना है। तो हमने क्या किया, ये जो रेगुलर रेड कलर के एटम्स थे इनमें हमने इम्प्योरिटी डाल दी, ये फॉरेन एटम को हमने ऐड करके इसको इम्प्योर बना दिया, तो इसकी वजह से इसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमें टू टाइप्स देखने हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट कौन सा देखा था टाइप हमने, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको कैसे समझेंगे, सपोज आपके कॉलेज में लेक्चर चल रहे, आपका कोई मेन टीचर नहीं आया, सब्जेक्ट के टीचर, सपोज केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए, तो उनके प्लेस में कोई अदर टीचर आपका लेक्चर ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशनल सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल के एटम्स यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज किए होते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, सपोज ये हमने लिया, ये लिए कॉपर के एटम्स, ये प्रॉपरली अरेंज होते हैं, और क्या होता है फिर इसमें से कोई तो एटम रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है अदर फॉरेन एटम से। सपोज हमें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जिंक को, जो कॉपर के एटम है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किससे किया, जिंक के एटम से, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, जिस भी टाइप के एटम है उनको रिमूव करके अदर टाइप के एटम्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। और इसका यूज़ कहाँ होता है, हम जो एलॉयज बनाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का यूज़ किया जाता है। अलॉयज कौन कौन से, सपोज ब्रास हमें बनाना है, ब्रास का मेटल जिससे हम डिफरेंट पॉट्स बनाते हैं, ये अलॉय कैसे बनता है, कॉपर एंड जिंक से। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स है इसमें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स यूज किए गए हैं, इसके यूज से अलॉयज बनता है।
और ये कौन सा डिफेक्ट दिखाता है? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वैकेंसी थ्रू द एल्यूवैलेंट इम्प्योरिटी को देखेंगे। एल्यूवैलेंट इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस की वजह से जो इम्प्योरिटी फॉर्म होती है इसको बोलते हैं एल्यूवैलेंट इम्प्योरिटी। एल्यू मतलब डिफरेंट एंड वैलेंट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इम्प्योरिटी। ये कैसे फॉर्म होती है इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। सपोज NaCl लिया एंड SrCl2, ये दो सब्सटेंस लिए हमने, और क्या करना है हमें, इसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द एटम, ऑन द कंपाउंड सॉरी। तो कैसे करते हैं, हमें सोडियम का कैलकुलेट करना है तो इसको x समझेंगे। Cl का कितना होता है? -1 होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज, 0 चार्ज है इस पे, तो फिर ये क्या आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। तो इसीलिए सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +1 है। फिर ये स्ट्रोंटियम क्लोराइड में देखेंगे, स्ट्रोंटियम का कितना है? स्ट्रोंटियम का कैलकुलेट करना है तो इसको x समझेंगे, प्लस 2 क्लोरीन एटम है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे -2 लेना है। एक क्लोरीन के लिए -1, दूसरी के लिए -1, तो ये -2 हो जाएगा। टोटल चार्ज ये 0 है, तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड में स्ट्रोंटियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 है, सोडियम का +1। अब ये इम्प्योरिटी कैसे फॉर्म होती है? देखो यहाँ पे क्या किया है, एक मेटल में सोडियम एंड क्लोरीन के एटम प्रॉपरली अरेंज है, इसमें से हमें क्या करना है, सोडियम के एटम्स को रिमूव करना है। तो हम कितने रिमूव करेंगे? 2 सोडियम के एटम यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 एंड स्ट्रोंटियम का है +2। अगर हमें सोडियम के प्लेस में स्ट्रोंटियम को ऐड करना है तो स्ट्रोंटियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 सोडियम के एटम रिमूव करने पड़ेंगे और इसमें एक स्ट्रोंटियम का एटम हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और इसकी वजह से जो एक सोडियम के एटम का प्लेस है, हमने क्या किया, 2 सोडियम के एटम को रिमूव कर दिया, उसके बदले में स्ट्रोंटियम का एटम एडजस्ट कर दिया, तो एक सोडियम के प्लेस में ही स्ट्रोंटियम तो एडजस्ट हो गया, पर दूसरा सोडियम का प्लेस जो है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया। और इस वैकेंसी की वजह से जो इम्प्योरिटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवैलेंट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में नेक्स्ट टाइप हमने देखा था इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल लेंगे, हमें यहाँ पे एक मेटल लिया है और इसमें एटम्स जो है रेड कलर के एटम, वो आयरन के एटम है, वो रेगुलरली अरेंज किए गए हैं, प्रॉपरली अरेंज है यहाँ पे। और इसमें कार्बन के एटम आके इनमें जो स्पेस है उसमें सेटल हो जाते हैं। ये कार्बन के एटम जो वैकेंट स्पेस है एटम्स में, आयरन के एटम में, उसमें आके सेटल हो जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो स्पेस इसमें बचता है एटम से वो फिल हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस वो जो है फिल हो जाता है, और इसके वजह से जो इम्प्योरिटी बनती है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर हमें स्टील फॉर्म करना है, स्टील के पॉट्स हम घर में यूज करते हैं, वो अगर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। इसमें आयरन के जो एटम्स है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, बट इनमें जो स्पेस होता है, इनमें जो वॉइड्स होते हैं, इंटरस्पेशियल स्पेस होता है, वो फिल होता है कार्बन के एटम से, और इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इसको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कोई भी एटम रिप्लेस नहीं हो रहा है, इसमें बस क्या हो रहा है, फॉरेन एटम ऐड हो रहा है, जो भी स्पेस बनता है उसमें, तो इसीलिए हम इसको इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। और एग्जाम्पल में आप लिखोगे स्टील का एग्जाम्पल, स्टील में क्या क्या होता है, आयरन एंड कार्बन, आयरन के एटम
प्रॉपरली अरेंज होते हैं एंड इनके जो स्पेस होते हैं इसमें कार्बन के एटम आके सेटल हो जाते हैं और इसकी वजह से इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बनता है। पॉइंट डिफेक्ट हमने 3 क्लास में क्लासीफाई किया था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये इसका थर्ड टाइप है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होता है, हमने देखा है जो भी मेटल क्रिस्टल बनते हैं वो किससे बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। जो भी आयोनिक कंपाउंड है उसके बारे में हम ये पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, उनका जो कैटायन एंड एनायंस का रेशियो रहेगा वो अनबैलेंस्ड रहेगा और इसकी वजह से जो डिफेक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर इस नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें 2 टाइप्स के डिफेक्ट पढ़ने हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये 2 टाइप है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के। कौन कौन से, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे, उसमें फर्स्ट टाइप रहेगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसे ऑकर होता है, हमें पता है हम जो भी सारे डिफेक्ट देख रहे हैं वो हम कैसे क्रिस्टल में देख रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में। तो ऑब्वियस है कि ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी वो किस में बनेगा, आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज एटम्स है उनसे जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड होता है। फिर क्या हो जाएगा, इस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, जो ये कंपाउंड बना है आयोनिक कंपाउंड है उसमें से जो पॉजिटिवली चार्ज ये कैटायन है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा और इसके रिमूवल से जो भी डिफेक्ट बनेगा इस क्रिस्टल में उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्यों बना, ऐसे जो एनायंस एंड कैटायंस अरेंज थे उसमें से क्या हो गया, ये कैटायन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया इस मेटल से, इस मेटल क्रिस्टल में से वो रिमूव हो गया और इसकी वजह से जो डिफिशियंसी बनती है उसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इसको फील कैसे करेंगे, ये मेटल को तो न्यूट्रल बनाना है हमें पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं कौन से भी क्रिस्टल होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये चार्ज, ये जो कैटायन जो रिमूव हो गया है इसको कैसे फील करेंगे, इसको कैसे हम एज इट इज रिमेन कर सकते हैं उसको देखेंगे। वो करेंगे हम चार्ज कॉम्पनसेशन से। चार्ज कॉम्पनसेशन क्या होता है, चार्ज कॉम्पनसेशन मतलब जो कैटायन रिमूव हो गया है इसका हम मीनिंग देख रहे हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब जो कैटायन इस मेटल से रिमूव हो गया है उसका स्पेस कैसे भरेंगे, उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे चार्ज कॉम्पनसेशन। उसको देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में हमें क्या करना होता है, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले एटम्स को हमें, आयंस को हमें यहाँ पे लेना है। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया आयरन ऑक्साइड का। इस क्रिस्टल में कैसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखा सकते हैं हम, सपोज यहाँ पे हमने मेटल ये लिया आयरन ऑक्साइड। आयरन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन दिखाता है। अब इस डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज ये हमने लिया एक मेटल लिया, ये कौन सा मेटल है, आयरन ऑक्साइड। इसमें एटम्स हमने अरेंज कर दिए। फिर हमें क्या करना है, इसमें से ये Fe+2 चार्ज वाले ऑलरेडी एटम इसमें कैटायंस प्रेजेंट है, इसको हमें रिमूव करना है। सपोज हमने 3 Fe2+ कैटायंस को इसमें इस मेटल में से रिमूव कर दिया, मतलब हमने कितना चार्ज रिमूव किया, +6 चार्ज हमने इस मेटल में से रिमूव किया। तो हमें इसको कितने एटम से हमें इसमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, अगर सपोज आयरन +3 एटम हमें इसमें रिप्लेस करने हैं तो इसके हम कितने यूज करेंगे, 2 ही एटम्स यूज करेंगे। Fe3 के जो आयरन है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और 2 भी दिखाता है। ऑक्सीडेशन 2 दिखाने वाले ऑलरेडी एटम्स इसमें थे,
तो हमने क्या किया, उसमें से 3 आयंस को, आयरन के आयंस को रिमूव कर दिया, मतलब हमने +6 चार्ज इसमें से रिमूव कर दिया इस क्रिस्टल में से। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, चार्ज कॉम्पेंसेशन। चार्ज कॉम्पेंसेशन मतलब क्या, उस चार्ज को फिल करना है, जो भी रिमूव हो गया है उसको वापस से बैलेंस करना है। तो हमें पता है आयरन और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3। तो हमने +6 चार्ज रिमूव किया है इस क्रिस्टल में से और उसको फिल करेंगे Fe+3 चार्ज से। तो वो कैसे फिल करेगा, हमें 2 आयंस यहाँ पे आयरन के रखने पड़ेंगे, 2 एटम्स आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उनको इसमें फिर से फिल करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ करती हूँ और एक बार। सपोज ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें से हमने क्या किया, 3 Fe+2 आयंस को हमने रिमूव कर दिया है। ओके, मतलब हमने क्या किया, सपोज ये 3 अल्टरनेट कौन से भी एटम्स हमने इसमें से रिमूव कर दिए। और क्या किया, फिर हमने इसमें Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 2 एटम्स को इसमें हमने रिप्लेस कर दिया Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन से और एटम से। तो इसका जो चार्ज है वो तो बैलेंस हो गया, +3 +3 +6 हो जाएगा, एंड 3 टाइम्स +2 +6 होता है, तो ये भी +6 एंड +6 दोनों भी +6 है, चार्ज इसका बैलेंस हो गया। बट इसमें जो ये एम्प्टी स्पेस रह गया, ये थर्ड एटम का, ये थर्ड एटम का कौन सा, Fe+2 का थर्ड एटम का ये एम्प्टी स्पेस जो रह गया, इसको, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस तरह से ये बनता है डिफेक्ट। आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसको देखेंगे, निकेल ऑक्साइड का आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है। इसमें निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, निकेल भी +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये हमने क्या किया, निकेल ऑक्साइड का एक मेटल ले लिया, इसमें ऑलरेडी कौन से एटम प्रेजेंट है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एटम प्रेजेंट है इसमें। तो हमने क्या किया, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 3 एटम्स हमने रिमूव कर दिए। सॉरी, Ne नहीं Ni है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लूँ मैं, Ni+2 हमने कितने एटम्स रिमूव कर दिए, इसमें से 3, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले निकेल के हमने 3 एटम्स इसमें से रिमूव कर दिए, मतलब हमने +6 चार्ज रिमूव कर दिया। अब हमें इस चार्ज को फिल करना है, किससे फिल करेंगे, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है निकेल का कितना है, +3, उस एटम्स को, उस आयंस को इस मेटल में हम रिप्लेस कर देंगे। तो कितने एटम्स हमें, कितने आयंस हमें इसमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, +3 के 2 आयंस हमें इसमें फिर से फिल करने पड़ेंगे। और 3 हमने रिमूव किए थे, 2 हमने फिल किए, और फिर क्या हुआ, एक का जो प्लेस था वो ऐसे ही इस मेटल में एम्प्टी रह गया, वैकेंट रह गया, और इसकी वजह से जो डिफिशियंसी बनती है उसको हम बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में ये सेकेंड टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पे। मेटल कोई भी डिफेक्ट है तो हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब मेटेलिक कंपाउंड में। मेटेलिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कैटायन एंड एनायन से। यहाँ पे ड्रॉ करूँगी मैं, कैटायन के लिए लिखूँगी C+ और एनायन के लिखूँगी A-, और इस तरह से हम सारे एटम इसको इसमें अरेंज कर लेंगे। फिर से यहाँ पे आ जाएगा कैटायन, एनायन, इस तरह से सारे एटम अरेंज होंगे इसमें। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जो भी ये नंबर ऑफ कैटायंस है इनका नंबर बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ता है कुछ इनमें से अगर हमने किसी एनायन को रिमूव कर दिया, एनायन मतलब क्या, निगेटिवली चार्ज एटम्स। सपोज हमने इसमें से इस एनायन को रिमूव कर दिया, तो इससे जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस मेटल में, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
कैटायन का जो नंबर है वो इसमें बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब कैटायन का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और कैटायन का नंबर कैसे बढ़ा, बाय द रिमूवल ऑफ एनायन। अदरवाइज और एक तरीका है, इसमें अगर सेम नंबर ऑफ एनायंस एंड सेम नंबर ऑफ कैटायंस है, अब यह एनायन हम रिमूव नहीं कर रहे, इसके बदले में क्या करें, एक एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्पेशियल स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो भी इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ कैटायन से वो बढ़ जाएंगे और इसके वजह से जो डिफेक्ट बनेगा उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक रीजन हमने देखा था एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी मतलब क्या, इस मेटल के स्ट्रक्चर में से हम एनायन को रिमूव करेंगे तो इसमें कैटायन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एनायनिक वैकेंसी हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे एक क्रिस्टल बना है सोडियम क्लोराइड का, इसमें क्या करना है, हमें एनायन की वैकेंसी बनानी है। मतलब क्या, इसमें से एक नेगेटिवली चार्ज एटम हमें रिमूव करना है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, क्लोरीन पे। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज एटम होता है। तो क्या करना है, इस क्रिस्टल में से हमें एनायनिक वैकेंसी बनानी है। एनायन कौन है, इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन का एटम इसमें से रिमूव करेंगे। तो ये कैसे रिमूव होगा, इसको रिमूव करने के लिए जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर से हमें सोडियम का वेपर जो है वो पास करना पड़ेगा। सोडियम की स्टीम क्या करेंगे, हम इस पर से पास करेंगे। तो ये सोडियम का स्टीम क्या करेगा, इसमें से जो क्लोरीन एटम है उससे रिएक्ट हो जाएगा एंड वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड एंड इलेक्ट्रॉन विल लीव बिहाइंड। जो ये सोडियम है वो क्या करेगा, सोडियम तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम बन के आता है वेपर में, तो ये क्या करेगा, अपने में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा एंड इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से जो क्लोरीन है, एनायन है, वो निगेटिवली चार्ज है, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इस सोडियम ने इसको रिलीज किया अपने एटम से और वो खुद पॉजिटिवली चार्ज बन गया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हुआ है सोडियम से, वो क्या करेगा, इस क्रिस्टल का जो हमने कैटायन रिमूव किया था उसका प्लेस ले लेगा। बट यहाँ पे उसका रोल एज ए क्लोरीन नहीं है, एज ए एनायन नहीं है, बस वो चार्ज मेंटेन करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है। बस ये मेटल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इसमें रिप्लेस किया जाता है। बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्लोरीन का रिमूवल हो जाता है, क्लोरीन आइटम रिमूव हो जाता है इस क्रिस्टल में से और इसकी वजह से जो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से जो डिफिशियंसी बनती है उसको हम बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। और जो ये एनायनिक वैकेंसी बनती है, जो ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाता है इस एनायन से, उसकी वजह से इस क्रिस्टल में कलर में चेंजेस आते हैं। वो कौन से, कैसे कलर चेंज होता है, जो ये वैकेंसी बनती है एंड इसके बदले में जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होता है ये बन जाता है एफ सेंटर, रिमूवल ऑफ एनायन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सब होता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें जो सेंटर बनता है, इसमें जो भी प्लेस बनता है इस क्रिस्टल में उसको बोलते हैं एफ सेंटर और इस एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल में कलर आ जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, इसमें से क्लोरीन रिमूव हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन इसमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाता है, प्लेस ले लेता है, इसकी वजह से इस सोडियम क्लोराइड में येलो कलर आ जाता है। अगर हम इस सोडियम क्लोराइड के बदले में अगर पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे एंड इसमें अगर एफ सेंटर क्रिएट करेंगे, कैसे एफ सेंटर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने सोडियम का स्टीम पास किया था, इसके बदले में पोटेशियम का स्टीम पास करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, इसमें एफ सेंटर बनाएगा, जैसे सेम प्रोसेस किया था यहाँ पे हमने। और वो जो कलर है क्रिस्टल का, जो कलर बनेगा वो वॉयलेट कलर बन जाएगा। अगर हमने HCl का क्रिस्टल लिया एंड उसमें एफ सेंटर बनाया तो उसका कलर कौन सा बन जाता है, पिंक कलर। तो अकॉर्डिंग टू द
कौन से क्रिस्टल में हमने एफ सेंटर बनाया है, उस एफ सेंटर की वजह से उस क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसका येलो बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का हमने क्रिस्टल लिया तो उसका कलर वायलेट बन जाएगा, HCl का क्रिस्टल लिया तो उसका कलर पिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अब देखेंगे एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब समझेंगे। पहले हमने देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन एनायन ऐसे अरेंज होते हैं मेटल में, फिर यहाँ पे एनायन कैटायन, फिर इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा कैटायन बन जाता है। एक तो रिमूवल ऑफ द एनायन, अदरवाइज एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्या होता है इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब इन एटम में जो गैप है, जो स्पेस है, उसमें क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा कैटायन इसमें ऐड हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये देखेंगे एक एग्जांपल लेंगे उसमें कैसे एक्स्ट्रा कैटायन ऐड होता है। इसमें एग्जांपल लेंगे हम जिंक ऑक्साइड का। अगर हमने जिंक ऑक्साइड का एक मेटल लिया, यहाँ पे यह डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या किया है Zn+2 के आयन कैटायंस एंड ऑक्सीजन 2- के, इसको बोलेंगे एनायंस, और ये है कैटायंस। इनको ऐसे अरेंज किया है अल्टरनेटली। फिर क्या करना है, हमें इसमें हीट प्रोवाइड करना है, इस जिंक ऑक्साइड को हीट प्रोवाइड करना है। तो ये ब्रेक होके क्या बनेगा Zn2+ आयन ऑक्सीजन रिलीज करेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स also get released in this reaction. Then whatever this Zn+2 ions are there, इन आयंस का, इन कैटायंस का क्या हो जाएगा, इनका प्लेसमेंट हो जाएगा इस मेटल क्रिस्टल में, और ये कहाँ पे आ जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ पे इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर क्या हो जाएगा, इस मेटल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं इनको भी ये साथ में लेके आते हैं और इनको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे नियर बाय इन द क्रिस्टल ओनली। ये दोनों को भी, ये जो Zn+2 चार्ज बनाया है रिएक्शन में एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को भी इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अरेंज कर लेता है। ये Zn ऑक्साइड, ZnO क्रिस्टल में ये दोनों Zn+ एंड जो इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज किया है वो दोनों यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं, ताकि इसका जो चार्ज है, हमेशा हमें जो भी क्रिस्टल लेना है उसको कैसे रखना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका ध्यान रखना है। और हमने उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बनाया है इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो हमने उसको कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया, जो हमें क्या करना है एक्स्ट्रा कैटायन तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ऐड करना है, बट उसके साथ मेटल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रखना है। तो हमने इसमें क्या किया, ZnO में इस क्रिस्टल में हमने Zn+2 चार्ज को इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे अरेंज कर दिया एंड इस रिएक्शन में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इनको भी इन इंटरस्टिशियल स्पेस में नियर बाय दिस चार्ज ओनली वी अरेंज्ड देम। इसको क्यों अरेंज किया इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका जो टोटल चार्ज है इस क्रिस्टल का वो न्यूट्रल बनना चाहिए, इसीलिए हमने उस इलेक्ट्रॉन को भी इसमें ऐड कर दिया, सेट कर दिया। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट, और इसकी वजह से जो डिफेक्ट बनता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट रिजल्ट्स इन अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और कौन सा तरीका है, और एक टाइप दिया है आपके बुक में यहाँ पे, जो न्यूट्रल Zn एटम है वो भी इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके सेट हो जाता है। ये 2 तरीके से हमने क्या किया, कैटायन को इंक्रीज किया इस मेटल क्रिस्टल में और हमने क्या किया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे जो हमें मेटल दिया है उसको हीट प्रोवाइड करना है, देन क्या करता है वो, उसमें जो भी कैटायन रहेगा वो रिएक्शन में
अपने दो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बनाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसमें एंड ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा। इसमें ऑक्सीजन रिलीज करने का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ZnO जो क्रिस्टल है वो रूम टेम्परेचर पे वाइट कलर का होता है। अगर हमने इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये इसका कलर क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और ये येलो बन जाता है। ये पहले वाइट कलर का होता है एट रूम टेम्परेचर एंड हमने उसको हीट प्रोवाइड करके ऑक्सीजन को रिलीज करवाया तो इसका कलर येलो हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल में आप इसको एग्जाम्पल में लिखोगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हमने क्या किया, हीट किया, उसमें कैटायन प्रोड्यूस किया, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस में एडजस्ट कर दिया, फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है हमें क्रिस्टल, इसीलिए इस रिएक्शन में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको भी हमने इंटरस्टिशियल स्पेस में प्लेस कर दिया एंड इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल साइट में फिट करके मेटल एक्सेस डिफेक्ट को प्रोड्यूस किया। आपके बुक में ये क्वेश्चन पूछा है कैन यू थिंक में व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इन टर्न्स येलो एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल वाइट कलर एंड ऑन कूलिंग व्हाट कुड बी द रीज़न। तो अभी हमने देखा इसका क्या रीज़न है, ZnO को अगर हीट करेंगे तो क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, इसकी वजह से जो क्रिस्टल का कलर है वो कैसे बनता है, येलो बन जाता है। एंड अगर वो आफ्टर कूलिंग क्या हो जाएगा, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा एंड वो उसका ओरिजिनल कलर गेन कर लेगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, इसके ऊपर हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में हमने देखे थे 3 टाइप्स के सॉलिड होते हैं जो करंट को पास कर सकते हैं इजीली, उनको कंडक्टर बोलते हैं। जो करंट को कैरी नहीं करते, जो जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक, वो करंट को कैरी नहीं करते, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऐसे सॉलिड को इंसुलेटर बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप का होता है सेमीकंडक्टर। इसके ऐसे मटेरियल को हम किस में रखते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब आपको इसमें पॉइंट कौन सा याद रखना है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से रेंज में आती है, इसको आपको याद रखना है। कंडक्टर का रेंज कितना होता है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने का, 10⁴ to 10⁷ पर ओहम पर मीटर, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। अगर इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने का रेंज 10⁻² to 10⁻10 ओहम पर मीटर का रहता है, तो इस रेंज तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई सॉलिड कैरी कर सकता है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब ये कौन सा भी करंट कैरी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज कितनी रहेगी, 10⁻20 to 10⁻10। फिर सेमीकंडक्टर की कितनी रहती है, 10⁻6 to 10⁴। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। ये सेमीकंडक्टर, ये 3 टाइप के सॉलिड होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हमें देखना है वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या है, देन फॉरबिडन जोन किसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हमें इसमें देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एंड 3d 0 आ जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, 3s2 एंड 3p2 में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर में हमें पढ़ना है बैंड के बारे में। तो हर एक कौन से भी सॉलिड लेंगे हम, अगर वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, कौन सा भी सॉलिड लेंगे तो इनमें 2 टाइप्स के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस बैंड को क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। अगर हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड कौन सा हो जाएगा, जिसमें 3s2 एंड 3p के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस बैंड को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड।
फिर 3D ऑर्बिटल जो है, ये 3D ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका जो लेवल है इसके ऊपर आ जाएगा। ये रहेगा आपका नीचे वैलेंस बैंड, उसके ऊपर कंडक्शन बैंड रहेगा। कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाई होती है, वैलेंस बैंड फुलफिल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, इसके लिए इसकी एनर्जी लो होती है, इसीलिए हम उसको नीचे ड्रॉ करते हैं। फिर जो ये वैकेंट बैंड है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, वो आ जाएगा कंडक्शन बैंड में। ये जो 3D0 है, ये जो ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल, जिसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब ही ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, एंड इसके ऊपर ही डिपेंड रहती है वो सॉलिड कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र करता है, एंड उसकी कितनी एबिलिटी है, एंड इसकी वजह से ही उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का कैपेसिटी है वो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, वैलेंस बैंड मतलब क्या, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। एंड कंडक्शन बैंड किसको बोलेंगे, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल हो सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो वैलेंस शेल में जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड जो वैलेंस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके ऊपर उस सॉलिड की कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। और ये कंडक्टिविटी और किससे अफेक्ट कर सकती है, फॉरबिडन जोन से। ये फॉरबिडन जोन क्या है, जो भी गैप प्रेजेंट है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस, जो ये एम्प्टी स्पेस है उसको बोलेंगे फॉरबिडन जोन। इसके ऊपर डिपेंड है कि वो कंडक्टर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फास्ट कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर इंसुलेटर का हम एग्जांपल लेंगे तो वैलेंस बैंड में एंड कंडक्शन बैंड में ये जो फॉरबिडन जोन है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसीलिए वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। और ये फॉरबिडन गैप कितना होता है, वो इक्वल होता है और ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितना होता है। हम ये फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन गैप जो है वो कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये अगर हम इसकी बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये फॉरबिडन गैप कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितना, अदरवाइज इससे ज़्यादा भी होता है। फिर अगर सेमीकंडक्टर लेंगे तो सेमीकंडक्टर में ये फॉरबिडन गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतने बराबर होता है, अदरवाइज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होगा, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट तरीके से कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं और इजीली पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें फॉरबिडन गैप नहीं है। तो फॉरबिडन गैप कितना आ जाएगा उसमें, 0। इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जल्दी पास होते हैं कंडक्शन बैंड में, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास हो सकती है कंडक्टर में। ये है बैंड थ्योरी। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर इज क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड फिर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको फिर से हम 2 टाइप में उसको डिवाइड करेंगे, एक है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड टाइप है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये है सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन और इसका डेफिनेशन एंड ये कैसे किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं इसको देखेंगे अभी। फर्स्ट टाइप देखा था हमने सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज अ लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, ये जो प्योर मटेरियल से बना है एंड इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, लो है, इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके फीचर्स देखेंगे क्या क्या फीचर है। इसके फीचर में हमें
4 पॉइंट्स देखने हैं, प्योरिटी, चार्ज कैरियर्स, कंडक्टिविटी एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट देखेंगे प्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं इसको बनाने के लिए वो प्योर होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जाती। जो भी इम्प्योरिटी हम इसमें ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है एंड अनडोप्ड है बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, चार्ज कैरियर्स। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो जाएगी वो किसकी वजह से होगी, वो डिपेंड रहेगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पे। दोनों इक्वल नंबर में इसमें प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो जाएगी। फिर है कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर सब्सटेंस से बनता है, इसीलिए इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है। फिर इसमें एग्जाम्पल लिखना है आपको सेमीकंडक्टर एंड जर्मेनियम का। नेक्स्ट रहेगा सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन, सेकेंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसमें हमें कुछ तो इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है एंड इसकी वजह से इसके दो टाइप बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें जो भी हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डोपिंग। डोपिंग से हमें क्या करना है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी, अदर एलिमेंट्स को, अदर एटम्स को हम इसमें ऐड करेंगे एंड जो इम्प्योरिटी ऐड होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। डोपिंग क्यों करना है, क्या ज़रूरत है डोपिंग करने की, इम्प्योरिटी क्यों ऐड करनी है इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। Doping increases the conductivity of the semiconductor like germanium and silicon। अगर हमने जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर में क्या किया, अगर हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हमें क्या करना है, इन सेमीकंडक्टर्स का डोपिंग करना है। और डोपिंग के लिए हमें जो एलिमेंट यूज करने हैं वो एलिमेंट रहेंगे ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 से। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। हमें ये तीनों में से एक एलिमेंट यूज करना है। एंड ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट है, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इन एलिमेंट्स का हमें यूज करके डोपिंग करना है। एंड इसके ऊपर टाइप कौन सा रहेगा, एन टाइप या पी टाइप, वो डिपेंड रहेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था दो टाइप होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। पहले देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप का मतलब क्या, निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, एन मतलब निगेटिव। निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लेंगे पहले प्योर मटेरियल ऑफ सिलिकॉन। यहाँ पे हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है। फिर क्या करना है हमें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 284। फिर हमें इसमें डोपिंग करना है, हमें इसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 15। जैसे कि ये ग्रुप नंबर 15 से आता है, इसका लास्ट में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट सिलिकॉन के कितने हैं, 4। अगर हम इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस को ऐड कर देते हैं, फॉस्फोरस का डोपिंग करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के एलिमेंट्स रहेंगे। फिर हमें इसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है फॉस्फोरस की, तो इस सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे हम फॉस्फोरस से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बट हमने क्या देखा है कि फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इस सिलिकॉन के एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा सिलिकॉन के साथ। फिर ये फॉस्फोरस का एक, सिलिकॉन का एक, फिर इस फॉस्फोरस का एक, इस फॉस्फोरस का एक, सिलिकॉन का एक, इस तरह से ये कितने इलेक्ट्रॉन को उसने सिलिकॉन के एटम से कंट्रीब्यूट कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमेन एज इट इज।
तो इस स्ट्रक्चर में फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वो फोर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना दिया। ये फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब भी हम इस स्ट्रक्चर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इस मूवेबिलिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट इंक्रीजेस। हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और ये रीजन बनेगा इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का। और इस टाइप के कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा इस कंडक्टर में, इस एन टाइप कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसकी वजह से कैरी होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, इसीलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसे बनता है, हमें क्या करना है, इस सिलिकॉन के एटम्स को लेना है, फिर इसमें डोपिंग करना है। डोपिंग को किस एटम का डोपिंग करेंगे हम, इसमें डोपिंग करेंगे ग्रुप 13 के एटम का। ग्रुप 13 में हमने देखा था बोरॉन आता है, बोरॉन को हमें लेना है एंड इसमें ऐड कर देना है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो इम्प्योर हो जाएगा। और हमने इसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की है, बोरॉन की, तो यहाँ पे ये बोरॉन हो जाएगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सिलिकॉन का कितना होता है, 284, मतलब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड बोरॉन में कितने आते हैं, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 ओनली। तो ये जो बोरॉन है 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर जो ये 4th सिलिकॉन बचता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड बोरॉन के साथ नहीं बनता है, तो इसके वजह से यहाँ पे एक होल फॉर्म होता है। और यही होल जो है रीज़न होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन बनेंगे, होल्स बनेंगे, क्योंकि ये होल्स जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म में है, इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। और इसमें हमने डोपिंग कौन सा किया है, बोरॉन का डोपिंग किया है। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे सॉलिड तो उनकी 5 टाइप्स रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड। विच वन दैट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, देन एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ये 5 टाइप्स होते हैं। बट आपके बुक में आपको 3 ही टाइप दिए हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उसको देखेंगे वन बाय वन। डायमैग्नेटिक सॉलिड कौन सा होता है, द सब्सटेंस विथ ऑल electrons are paired and they are weakly repelled by the magnetic field। इसका क्या मीनिंग होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड मतलब एक अगर अप साइड स्पिन रहेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का डाउन साइड स्पिन रहेगा, और इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे, अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें क्या दिखता है, ये रिपल्शन शो करते हैं। दिस डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, देन दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों बोलती है इसको, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें ये सब पेयर्ड है, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से क्या दिखाते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। And then next is, and there see that pair of electrons, these substances are said to be diamagnetic because pairing of electrons balances the spin and hence cancel their magnetic movement। जो ये paired electrons है वो अपना जो spin है एक दूसरे से कैंसिल करते हैं और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे N2
F2, NaCl and H2O and the benzene. These all are the examples of diamagnetic substances. नेक्स्ट टाइप रहेगा पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इसमें क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड नहीं रहेंगे, उसमें एक कोई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड से पार्शियल अट्रैक्शन दिखाते हैं। ये क्या वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर शोइंग द मैग्नेटिक मूवमेंट। बट ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत वीक होता है। जब तक यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तब तक ही ये मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते हैं। अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं ऑक्सीजन, O2, कॉपर, आयरन, देन copper +2, ferrous +3 and titanium oxide। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, इसमें रहते हैं सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो इस सॉलिड में रहते हैं वो सारे कैसे रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर हमको इनको लाया हमने कांटेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, इन सबको एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, ये प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। और इसको फेरोमैग्नेटिज्म क्यों बोलते हैं, अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी, इसको निकाल दिया, तो भी जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसीलिए इसको फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं और आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये PYQs में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर, और आपके एग्जाम के लिए भी आ सकते हैं। अब हमने डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, पॉइंट डिफेक्ट, उसके क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके ऊपर हम जो PYQs है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स शो द फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इन क्रिस्टल में से कौन सा फ्रैंकलिन डिफेक्ट को शो करता है, तो आपका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है, it occurs in ionic compounds with sizes of cations and anions almost equal। B option है, the ion and ionic compounds must have the high coordination number। Option C, the density of the substance decreases। Option D, the electrical neutrality of the compound is not preserved। बट हमने देखा था सारे कौन सा भी डिफेक्ट लिया था तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है कौन सी भी टाइप के डिफेक्ट में। तो इसमें अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, बट यहाँ पे नॉट लिखा है, तो इसीलिए ये दिस स्टेटमेंट इज ओनली नॉट ट्रू अबाउट द स्कॉटकी's डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्रैंकलिन डिफेक्ट। It occurs in ionic compound with sizes of cation and anions almost equal। This only the not true। हमने देखा था it occurs in the ionic compound with sizes of cation and anions are their sizes are very different। Their size difference is larger। बट यहाँ पे क्या लिखा है, almost equal, तो यही not true statement है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। Question number 4, identify the compound exhibit the Franklin defect। Options are calcium fluoride, sodium chloride, potassium chloride, lithium chloride। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, कैल्शियम फ्लोराइड।
Question number 5. Identify the defect when a small amount of strontium chloride is added to NaCl during the crystallization. Options are substitutional impurity defect, interstitial impurity defect, metal deficiency defect, Franklin defect. तो हमें पता है ये कौन सा डिफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 6. Which from the following statement is not true about the Schottky defect? Options are: it occurs in ionic compounds having high degree of ionic characteristic. This statement is true statement about the Schottky defect. Option B check करेंगे. It occurs in the ionic having high coordination number of anion. This is also true statement. सी ऑप्शन चेक करेंगे. इट इज पॉसिबल इन आयोनिक कंपाउंड्स विद स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइजेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. दिस इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. डी ऑप्शन चेक करेंगे. इट ऑकर्स इन आयोनिक कंपाउंड्स विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइजेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. दिस इज ओनली नॉट ट्रू बिकॉज स्कॉटकी डिफेक्ट में एनायंस एंड कैटायंस का साइज जो है इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. Question number 7. What type of defect is found in brass? Options are substitutional impurity defect, vacancy defect, Franklin defect, Schottky defect. तो उसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, substitutional impurity defect. Question number 8. In an ionic solid, equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal lattice, creating vacancies is called. तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन इज डैश. सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है. ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 2. Which among the following elements when added to the silicon from p-type semiconductor? अगर हमें p-type का semiconductor बनाना है तो हम ग्रुप 13 से एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, एटम्स को हम ऐड करते हैं. अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी जो है बोरॉन जो है ग्रुप 13 से है. तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे. डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 3. Identify the good conductor of electricity from following band gap energy values of solid. हमें पता है अगर बैंड गैप वैलेंस बैंड एंड कौन सा होता है कंडक्शन बैंड में अगर गैप थोड़ा सा भी नहीं है, ये ओवरलैप होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं. तो हम अगर ये टेबल देखेंगे इसमें ABCD सॉलिड दिए हैं एंड इसमें हमें क्या दिया है, फॉरबिडन गैप दिया है, ई गैप दिया है. तो इसमें देखेंगे कौन सा जीरो गैप है वही गुड कंडक्टर होगा. तो ये बी जो सॉलिड दिया है इसका जो इसमें जो गैप दिया है वो है ज़ीरो. तो इसीलिए हमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर मिलेगा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. क्वेश्चन नंबर 4. विच फ्रॉम फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज एन एग्जांपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगर हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को लेते हैं. सिलिकॉन तो हमें यहाँ पे कॉमन दिया है बट इसमें जो डोपिंग होता है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट का होता है. तो अगर हम ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स चेक करेंगे तो इसमें जो फॉस्फोरस है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है. तो अगर हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन में डोपिंग होगा फॉस्फोरस का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या करते हैं हम, एक तो सिलिकॉन लेते हैं नहीं तो जर्मेनियम लेते हैं एंड इसमें डोपिंग किसका करते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट का. अगर इसमें से चेक करेंगे तो जर्मेनियम में हमें डोपिंग करना है ग्रुप 13 के एलिमेंट का. अगर इस साइड के राइट साइड के अगर एलिमेंट चेक करेंगे तो इसमें जो बोरॉन है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है. तो इस तरह से हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जर्मेनियम डोप्ड विद द बोरॉन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. विच फ्रॉम द
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग टू द सेमीकंडक्टर। ऑप्शंस चेक करेंगे। द कंडक्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्टर, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। The conductance by positive holes is called the p-type conductors. This is true statement about the p-type semiconductor. Then intrinsic semiconductor has a low electrical conductivity. This is also true statement. Electrical conductivity of semiconductor decreases with increasing the temperature. This is only the not true statement about the semiconductors. Question number 7. Which from the following method of doping forms n-type semiconductor? n-type का semiconductor हमने देखा था जर्मेनियम में, अदरवाइज सिलिकॉन में हमें क्या करना है, फॉस्फोरस का डोपिंग करना है, फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड करनी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर कुछ पीवाईक्यूज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक नेचर। इन ऑप्शन में से जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक कौन नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बेंजीन जो है पैरामैग्नेटिज्म नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर? फर्स्ट वन इज गैडोलिनियम, ऑक्सीजन, वाटर एंड बेंजीन। फ्रॉम दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गैडोलिनियम इज द ferromagnetic in nature. Question number 3. Which element among the following is ferromagnetic? Option A is the correct answer. Question number 4. Which among the following is not ferromagnetic in nature? अगर आपने इसके एग्जाम्पल अगर ठीक से याद कर लिए तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है जिंक। It is not in ferromagnetic in nature. क्वेश्चन नंबर 5. आइडेंटिफाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन सी जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, बट ये जो बाकी के हैं सोडियम क्लोराइड ये डायमैग्नेटिक है, बेंजीन डायमैग्नेटिक है, वाटर आल्सो डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर? ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो है कोबाल्ट वो फेरोमैग्नेटिक इन नेचर है।